नमस्कार दोस्तों, सत्यवीर सारण यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन आज जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वो कक्षा 11 के भौतिक भूगोल के यानी कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के चैप्टर नंबर 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, अपने जो ज्योग्राफी है मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी? एक है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। तो कक्षा 11 के अंदर अपन पढ़ेंगे भौतिक भूगोल के अंदर और कक्षा 12 के अंदर पढ़ेंगे अपन मानव भूगोल। एक तरीके से अपनी भूगोल की यदि आधारशिला कहें ना, आधारशिला यदि कहें तो वो कौन सा भूगोल है? भौतिक भूगोल है। जब तक अपन भौतिक भूगोल ढंग से नहीं पढ़ेंगे तब तक अपन कक्षा 12 के अंदर मानव भूगोल को उतना अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान से इस चैप्टर को पूरे ध्यान से देखना, उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए, तो भौतिक भूगोल भौतिक भूगोल अपन कक्षा 12 के 11 के अंदर अध्ययन करेंगे, जिसमें देखिए अपने चैप्टर का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हाँ, मैं एक बात फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो भौतिक भूगोल है, ये भौतिक भूगोल में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? इसके अंदर पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया जाता है, सागर महासागरों के बारे में अध्ययन किया जाता है, और इसके अलावा अपने जलवायु के बारे में अध्ययन किया जाता है। इन सब के बारे में किस भूगोल की किस शाखा के अंदर अध्ययन किया जाता है? तो इन सब के बारे में भौतिक भूगोल के अंदर अध्ययन किया जाता है। वो अपन अध्ययन करेंगे किस कौन सी कक्षा के अंदर? कक्षा 11 के अंदर अध्ययन करेंगे भौतिक भूगोल के बारे में। तो भौतिक भूगोल का अपने पहली बुक का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसके बारे में जानकारी उत्सुकता शुरुआत से रही है इसके बारे में कि पृथ्वी की किससे बनी हुई है, इसकी आंतरिक संरचना कैसी है और ये किन किन पदार्थों से मिलकर बनी है, इन सब के बारे में शुरुआत से ही उत्सुकता रहती है। देखिए, अब जो पृथ्वी की त्रिज्या है 6370 किलोमीटर है, औसत त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। और अब देखिए, जो इतनी अधिक गहरी है 6370 किलोमीटर है। तो अब देखिए कि 6370 किलोमीटर है, इतनी अधिक गहराई पर अपने सीधा तो प्रवेश कर नहीं सकते, क्योंकि सीधा प्रवेश करेंगे तो अब पृथ्वी की जब गहराई की तरफ जाते हैं, ध्यान से सुनना, पृथ्वी की गहराई की तरफ जाते हैं तो तापमान में तेजी से वृद्धि होती है। तापमान में तेजी से वृद्धि होती है जिसकी वजह से इंसान सीधा प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं इसमें इतनी अधिक गहराई पर खनन कर सकता। तो पृथ्वी के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? तो कौन कौन से साधन हैं? तो पृथ्वी की जो जानकारी प्राप्त करने के साधन मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत क्या होता है? देखिए, नाम से पता है प्रत्यक्ष स्रोत, डायरेक्ट सोर्स। प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष स्रोत के अंदर एक पहला है, ध्यान से देखना, खनन। पहला है खनन, यानी कि अपन खनन के द्वारा पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि किसी ने कर लिया कि मेरे को तो पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है भैया, तो पृथ्वी को खोदेगा। कितना खोद सकता है? अधिकांश जो खनन होता है धातु अधातु इन सभी का खनन होता है, वो कितना गहरा है? तो इसमें सबसे अधिक गहरा क्या है? सोने की खान है। कहां पर? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर सोने की खान है, जो मात्र 3 से 4 किलोमीटर है। मात्र 3, कहां 6370, ऊपर वाले 10 भी नहीं हुए, तो 3 से 4 किलोमीटर है पृथ्वी की सबसे गहरी खान। तो इससे अधिक अपने जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो ये प्रत्यक्ष स्रोत हैं। इनके अलावा जो प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करने की 2 परियोजनाएं चल रही हैं, उन परियोजनाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। कौन कौन सी परियोजना, ये नाम अपने याद रहने चाहिए। गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना और समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना। देखिए, ये जो प्रवेदन है, ये नाम इस प्रकार का कि प्रवेदन क्या है? बच्चे सोचेंगे सर प्रवेदन क्या होता है? प्रवेदन को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिल। तो गहरे समुद्र में ड्रिल परियोजना और समन्वित महासागरीय ड्रिल परियोजना, यानी कि 2 परियोजनाएं हैं जो पृथ्वी की प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने की 2 परियोजनाएं चल रही हैं। गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना और समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना। अब जो ड्रिल है वो कितना गहरा है? अधिक से अधिक। तो ड्रिल सबसे अधिक गहरा है, वो कितना है? 12 किलोमीटर। कहाँ पर है? आर्कटिक महासागर के अंदर एक क्षेत्र का नाम है कोला क्षेत्र। ये छोटा क्वेश्चन बन सकता है ऑप्शन वाले में। ये आप 11वीं कक्षा को ये नहीं माने कि ये कक्षा 11वीं है, क्योंकि 11वीं कक्षा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कंपटीशन एग्जाम के अंदर तैयारी करते हैं, आप कक्षा 11 में हो गए, अगले साल 12वीं में 12वीं करते आप कोई यदि टीचर लाइन में आना चाहेगा तो BSTC, कोई सिविल सर्विस में जाना चाहेगा तो वहाँ पर भी अपने को ये वापस
पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए यदि आप लोग 11वीं कक्षा के अंदर हैं तो आपके पास अच्छा मौका है, आप इनको अभी ध्यान से आत्मसात करते हुए पढ़ें। इसको ये नहीं सोचें कि ये अपनी कक्षा 11 है, ऐसी पास हो जाएगी, मज़े लेने हैं, है ना। तो इसको आप ध्यान से देखना। ये सबसे गहरा प्रवेदन, सबसे गहरा ड्रिल कहाँ पर है? सबसे गहरा ड्रिल है कोला क्षेत्र के अंदर। किस क्षेत्र के अंदर? कोला क्षेत्र। कहाँ पर है ये कोला क्षेत्र? आर्कटिक महासागर के अंदर। तो प्रत्यक्ष स्रोत हो गया। दूसरा स्रोत है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष स्रोत के अंदर अपन जो बात करेंगे वो 7 बातों पर, 7 टॉपिक पर बात करेंगे, 7 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वो 7 बिंदु कौन कौन से हैं? सबसे पहला है तापमान, दबाव और घनत्व। तापमान, दाब और घनत्व, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जब अपन पृथ्वी की गहराई की ओर जाते हैं तो तापमान तेजी से बढ़ता है। तो इसके द्वारा अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि नीचे जाएंगे तो कौन सा पदार्थ किस टेम्परेचर पर पिघलता है, पिघला है तो उसकी अवस्था क्या हो सकती है और उसकी अवस्था के अंदर क्या परिवर्तन हो सकता है। इसी प्रकार दबाव, पृथ्वी के अंदर की ओर जाते हैं दबाव भी बढ़ता है। डेंसिटी यानी कि घनत्व भी पृथ्वी के अंदर की ओर जाते हैं तो बढ़ता है। तो पीवीटी, तापमान, दबाव और घनत्व के द्वारा ये पृथ्वी के अप्रत्यक्ष स्रोत है। दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है? उल्का। बहुत अच्छा बिंदु है उल्का। उल्का क्या होता है? उल्का क्या होता है कि जो पृथ्वी, जिन पदार्थों से पृथ्वी बनी है उन्हीं पदार्थों से उल्का बनी है। उल्का क्या है कि जैसे पृथ्वी के अंदर अपन ने देखा होगा, अपन लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि शाम को सोते टाइम कई बार ऐसे टूटते हुए अपने को तारे दिखाई देते हैं। अपन कहते हैं तारा टूट रहा है। तारा टूटना नहीं होता, वो होती है उल्काएं। उल्का क्या होती है कि जब पृथ्वी बनी थी, सूर्य से अलग होकर के पृथ्वी बनी थी, उस टाइम छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाने लग गए, वो कोई किसी कारण से पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर, गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर आ जाता है, गुरुत्वीय प्रभाव के अंदर आ जाता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर आता है। पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर आता है तो जो उल्काएं हैं वो जल की क्या हो जाती हैं? राख हो जाती हैं, और वो जलती हुई अपने को तारे के रूप में दिखाई देती हैं। अब इनके बारे में, इनके द्वारा अपन पृथ्वी के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? इनके द्वारा अपन देखिए कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि मैंने कहा है कि जिन पदार्थों से पृथ्वी बनी है उन्हीं पदार्थों से ये उल्काएं बनी हैं। जैसे फेरस और निकल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना फेरस और निकल से बनी है। इसी प्रकार उल्काओं की अधिकांशतः आंतरिक संरचना उल्काएं किससे? फेरस और निकल से प्राप्त बनी हुई है। इसलिए अपन आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पृथ्वी इसी प्रकार की होगी। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि पृथ्वी एक ऐसा बल होता है पृथ्वी के द्वारा लगता है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका सूत्र थोड़ा ध्यान में रख लेना, जिसके आप आसानी से समझ में आ जाए। बुक के अंदर नहीं है, आप कहोगे सर आपने ये कहाँ से लिखा दिया, तो आपके समझने के लिए मैंने लिखा है F = Gm1m2/r²। Gm1m2/r², यानी कि F फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो m1m2 दो पदार्थ हैं, दो पिंड हैं, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है और रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती नहीं आता होगा, व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है बट्टे के अंदर उल्टा, है ना। तो जहां पर रेडियस का मान अधिक होगा वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि जहां पर भाग अधिक लगेगा, जब r का मान अधिक है तो r² का मान और अधिक होगा, और अधिक का भाग लगेगा तो उत्तर आएगा कम। तो जो पृथ्वी है वो गुलाब के रूप में है, दीर्घवृत्ताकार है। तो विषुवत रेखा पर इसकी क्या है? त्रिज्या अधिक है। त्रिज्या अधिक है, अधिक का भाग लगेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या आएगा? तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है तथा ध्रुवों पर त्रिज्या का मान कम है। ध्रुवों पर त्रिज्या का मान कम है, कम का भाग लगेगा तो उत्तर क्या आएगा? अधिक आएगा। इसलिए ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है। इसको ध्यान से देखना कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम, क्यों? क्योंकि अधिक का भाग लगता है तो उत्तर कम आता है। और जो ध्रुवों पर है, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होता है। क्यों? क्योंकि कम का भाग लगेगा तो उत्तर क्या आएगा? अधिक आएगा। इसलिए ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक और भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम। अब छठा जो बिंदु है वो है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा भी, चुंबकीय क्षेत्र कैसे?
कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, पृथ्वी का जो क्रोड है वो किससे बना है, फेरस और निकल। फिर लोहे के अंदर चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी के अंदर भी चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। अब भूकंप संबंधी क्रियाएं, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अप्रत्यक्ष स्रोत है भूकंप, जिसके बारे में अपन इस टॉपिक में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये थे अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो स्रोत हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना किन पदार्थों से मिलकर बनी है, कैसी अवस्था है, इनके बारे में अपने मोटा मोटी अध्ययन किया है। 2 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत के अंदर 2 हैं, एक तो सीधा खनन के द्वारा और दूसरा है ज्वालामुखी। सीधे खनन के अंदर अपने ने देखा है कि सबसे गहरी खान है दक्षिणी अफ्रीका के अंदर, और 2 परियोजनाएं चल रही हैं, गहरे समुद्री प्रवेदन और समन्वित महासागरीय प्रवेदन योजना। सबसे गहरा प्रवेदन, सबसे गहरा ड्रिल है आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र के अंदर है। और अप्रत्यक्ष स्रोत है तापमान। 7 बिंदु है, ध्यान रखना, सातों के सातों नाम याद रहने चाहिए। तापमान, दबाव, घनत्व, पीवीटी, 3 एक साथ हो गए। चौथा उल्का, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप संबंधी क्रियाएं। तो ये था अपना पृथ्वी की आंतरिक संरचना के पहला टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और आपको मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि भूगोल की कितनी शाखाएं हैं। मैंने सबसे पहले पूछा था, सबसे पहले बताया था भूगोल की कितनी शाखाएं हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। भूगोल की शाखाएं कितनी हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। भूगोल की कितनी शाखाएं हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। थैंक यू।